नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुरेश कुमार टू प्रोफेसर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम टीजीटी पीजीटी का जो पाठ्यक्रम है उसको फास्ट रिवीजन के रूप में आज से प्रारंभ कर रहे हैं। आपको पूरे पाठ्यक्रम से जो प्रश्न आते हैं उसको हम थोड़ी फास्ट तरीके से यानी जल्दी से कंप्लीट कराने का कोशिश करेंगे। पूरे पाठ्यक्रम को लगभग जो हमारे पास महीने, 1.5 महीने, 2 महीने का जो समय बचा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि इसकी डेट भी निर्धारित हो चुकी है, तो उसके पहले हम 2-4 दिन पहले इस पूरे पाठ्यक्रम को एक बार रिवाइज कर लेंगे और इसके बाद फिर हम कुछ प्रैक्टिस सेट भी हल करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों को अगर टीजीटी पीजीटी की तैयारी किए हैं और उसको रिवीजन करना चाहते हैं और विषय रहेगा हिंदी, तो जो विद्यार्थी हिंदी विषय के साथ हैं तो उनके लिए जो यहाँ से फर्स्ट रिवीजन दिया जाएगा, तो आपके पाठ्यक्रम को देखते हुए और आपके सिलेबस को देखते हुए उसे यहाँ से प्रस्तुत किया जाएगा और आप उसको कंप्लीट करेंगे। हमारा यह उद्देश्य रहेगा कि अगर कोई विद्यार्थी ज़्यादातर तैयारी नहीं कर पाया तो उसको छोटी से छोटी चीज़ें हम लोग उनका अवगत कराएं उनको। ठीक है, आइए सबसे पहले इसीलिए हम आज जो है सबसे पहले पाठ्यक्रम पर दोबारा डिस्कस करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कितना भी फास्ट रिवीजन हम करें, बिना पाठ्यक्रम के कुछ नहीं होता। तो हम टीजीटी पीजीटी का दोनों पाठ्यक्रम इसी समय देख लेंगे और इसके बाद रेगुलर यानी डेली बेस पे आपकी क्लासें आएंगी। तो आपके सामने यह पाठ्यक्रम की पीडीएफ खुली हुई है जो टीजीटी और पीजीटी की है। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले जो यह पाठ्यक्रम है, इस समय आपका जो आयोग परीक्षा लेने जा रहा है, इसके पहले जो था उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग था। तो इसके माध्यम से हमारा जो फॉर्म है वो फिल कराया गया था और 2022 से वैकेंसी का पेपर नहीं हो पाया, तो अब जो परीक्षा होगी तो वही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग बन चुका है, तो वहाँ से अब आपका पेपर कराया जाना है। तो ये जो पाठ्यक्रम हम आज बात कर रहे हैं जिस पर, कि पहले हम बात करेंगे प्रवक्ता हिंदी विषय, प्रवक्ता हिंदी विषय की बात करेंगे। इसी के बाद हम टीजीटी का भी आपको इसी में से दिखा देंगे कि टीजीटी में क्या क्या पूछा जाता है, पीजीटी में क्या क्या पूछा जाता है। लगभग 90% जो पाठ्यक्रम है टीजीटी और पीजीटी का सेम होता है। 10% पाठ्यक्रम पीजीटी का थोड़ी बड़ा होता है। हाँ, अगर टीजीटी और पीजीटी का पाठ्यक्रम सेम होता है, एक जैसा होता है, तब फिर 2 परीक्षाएं कराने की क्या ज़रूरत होती है, इसका भी बात हम बताते हैं। क्योंकि टीजीटी जो होती है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी होती है, पीजीटी जो होती है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की होती है। कहने का मतलब क्या होता है कि आप अगर कक्षा 9 और 10 के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको टीजीटी देना पड़ेगा और 11 और 12 के लिए पीजीटी होता है। तो टीजीटी का जो अध्यापक बनेगा तो उससे जो वह अपेक्षा करते हैं तो कम से कम आपको जो विषय का ज्ञान है तो फैक्ट बाय फैक्ट होना चाहिए, यानी आपका डेटा पर आधारित रहता है। लेकिन अगर पीजीटी के अंदर हम जाते हैं तो वहाँ विश्लेषणात्मक थोड़ी तथ्य आ जाते हैं कि आपके अंदर समझ होनी चाहिए उस विषय की, और बच्चे के अंदर हमें समझ विकसित करना होता है। टीजीटी के जो विद्यार्थी स्टूडेंट होते हैं और जब वो टीचर बन जाते हैं तो जब कक्षा 9 और 10 में पढ़ाते हैं तो उनको बच्चों को डेटा पर ज़्यादा विशेष ध्यान देना होता है। आइए सबसे पहले हम पीजीटी का जो है पाठ्यक्रम देखेंगे। तो पीजीटी का पाठ्यक्रम देखने में बहुत छोटा है लेकिन है बहुत विशाल, क्योंकि उन्होंने क्या लिख दिया, केवल लिख दिया हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास लिख देने से क्या है और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर पूछेंगे ये, तो हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां पूछेंगे। सबसे पहले कि हम लोग आदिकाल ही नाम इसको क्यों रखते हैं,
इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इसके प्रमुख गुण क्या है आदिकाल का कि हम इसे आदिकाल ही कहेंगे। आदिकाल के अन्य नाम भी आते हैं तो प्रवृत्तियों पर निर्भर करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे चल के भक्तिकाल। भक्ति काल में ही आपको 4 प्रकार की धाराएं मिलेंगी, जिसमें संत काव्य धारा जिसे ज्ञान मार्गी आप कहते हैं, प्रेम मार्गी शाखा जो होती है वो सूफी काव्य धारा होती है, राम भक्ति शाखा भी आप पढ़ेंगे जो इसका काव्य होगा, और कृष्ण भक्ति शाखा भी आप पढ़ेंगे यानी कृष्ण भक्ति काव्य पढ़ेंगे। इसके बाद जब हम रीति काल में चलेंगे तो रीतिकालीन काव्य जो होगा, रीति काव्य धारा जब हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। तो यहाँ तक तो आधुनिक काल की बात होती है। इसके बाद अगर हम यहाँ से चर्चा करते हैं तो आगे हम चलते हैं आधुनिक काल पे, क्योंकि यहाँ तक आधुनिक काल के पहले रीतिकाल तक की बात होगी। तो इसका मतलब क्या है, आप क्या क्या पढ़ेंगे, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल। आधुनिक काल में क्या पढ़ेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग और नई कविता का युग। तो ये जो आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पाठ्यक्रम है, ये आपका हिंदी साहित्य का इतिहास यानी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत पूरा पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया। अब बात यहाँ पे दिक्कत ये होती है, केवल आदिकालीन साहित्य लिख देने से, ये केवल भक्ति काल लिख देने से पाठ्यक्रम बहुत बड़ा हो जाता है। अगर उसके अंदर के हम कवियों को और उनकी रचनाओं को देखते हैं तो हमें किसी को छोड़ना नहीं होता। लेकिन अगर कहीं आदिकाल में केवल पृथ्वीराज रासो का नाम ले लिया गया तो उसमें आप क्या हो जाएंगे, आदिकाल में आप एक ही तथ्य पे निर्धारित हो जाते हैं, आपका केंद्रित हो जाते हैं आप उस पर। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें पूरा पढ़ना। भक्ति काल में अगर देखे तो पूरे भक्ति काल की 4 जो हमारी उपशाखाएं निकलती हैं भक्ति काल की, उस सभी का अध्ययन करना है। लेकिन अगर कहीं केवल ये कह देते कि आपको संत काव्य धारा में ये कभी पढ़ना तो ज़्यादा आसान होता है, लेकिन यहाँ पे पाठ्यक्रम आपका बड़ा है। इसके बाद इसमें अगर आप देखें, इसी पाठ्यक्रम में ये तो हिंदी साहित्य का इतिहास था। हिंदी साहित्य के इतिहास के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है गद्य साहित्य का विकास। अब आप गद्य साहित्य का विकास यहाँ पे पढ़ना है। गद्य का मतलब होता है ऐसी रचनाएं जो चिंतन प्रधान होती हैं, जो मस्तिष्क के प्रधान रचनाएं होती हैं, उनको हम लोग गद्य साहित्य के अंतर्गत लेते हैं। तो गद्य साहित्य में आप लोग निबंध पढ़ेंगे, नाटक पढ़ेंगे, हम लोग कहानी, उपन्यास, आलोचना, ये जितनी चीजें मैं यहाँ पर टिक किया, ये मूल रचनाएं मानी जाती हैं गद्य की। मतलब इन्हीं पर ज्यादातर गद्य टिका हुआ है। इसके बाद कुछ गौण रचनाएं भी आपके पास आएंगी गद्य की, जैसे आप देखें जिन्हें हम लघु गद्य जो कहते हैं। अब इसमें आप देखेंगे क्या पढ़ेंगे, जीवनी, ये भी गद्य का भाग है। संस्मरण भी पढ़ेंगे, आत्मकथा, रेखा चित्र, यात्रा साहित्य, कुछ गद्य काव्य एवं व्यंग्य। तो गद्य के अंदर व्यंग्य भी आता है और कुछ ऐसे गद्य काव्य होते हैं कि जिसमें ज़्यादातर व्याकरण के जो आभूषण वाले तत्व होते हैं, जिन्हें हम लोग अलंकार कहते हैं, तो अलंकारों का ज़्यादा समावेश न करते हुए तो यहाँ पर गद्य साहित्य यहाँ पर आपने देखा कि ये गद्य काव्य, तो ये भी आपका किसके अंतर्गत आता है, ये गद्य के अंतर्गत आता है, न कि पद्य के। इसके बाद आप अगला जो 2 पॉइंट हमारे निर्धारित हुआ है, कौन कौन सा, पहला हमने बताया हिंदी साहित्य का इतिहास और दूसरा बताया गद्य साहित्य। तीसरा नंबर जो हमारा दिया हुआ है, तो तीसरा नंबर ये है आपका, तीसरे नंबर में आप पढ़ेंगे काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र टीजीटी पीजीटी दोनों में लगा हुआ है। तो काव्य शास्त्र में सबसे पहले आप जब पढ़ेंगे तो अवयव पढ़ेंगे, काव्य के भेद पढ़ेंगे, काव्य में रस का क्या स्थान है, रस किसे कहते हैं, रस क्या होते हैं, ये पढ़ेंगे। इसमें छंद भी काव्य में आपको पढ़ना है, अलंकार पढ़ना है, काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द
शक्तियां, बस इतना पढ़ना है आपको काव्य में। इसके बाद अगर आप देखें तो चौथा नंबर का जो पॉइंट आपको मिलेगा, क्योंकि तीसरे नंबर का ये था, चौथा ये है। चौथे में आप पढ़ेंगे भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में आप हिंदी की उपभाषाएं, विभाषाएं, बोलियां, हिंदी शब्द संपदा और हिंदी की ध्वनियां, ये आप लोग किसके अंदर पढ़ेंगे? भाषा के अंतर्गत। आइए आगे देखते हैं। तो यहां तक आपने देखा। अब आगे एक ही पॉइंट आपका जो है व्याकरण का पार्ट बचता है। व्याकरण आपकी दो प्रकार से पूछी जाती है टीजीटी में, हिंदी विषय में। ये दो प्रकार कैसे कैसे होंगे? एक तो आपकी होगी एक नंबर पर होगी आपकी, जो पहले नंबर पर व्याकरण आती है वो आती है हिंदी व्याकरण, और 2 नंबर पे जो आता है वो साहित्य से आ जाते हैं प्रश्न। यानी व्याकरण पूछी जाएगी और संस्कृत साहित्य के अंतर्गत कुछ चीजें हम लोग, कुछ साहित्य की रचनाएं और कुछ व्याकरण से संबंधित चीजें पूछी जाती हैं। तो इसमें 1 नंबर पे आप हिंदी व्याकरण भी पढ़ेंगे, और दूसरे नंबर पे आप देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है ख नंबर, यहाँ पर तो ख नंबर जो दिया हुआ है, क नंबर में तो आप पढ़ेंगे संस्कृत साहित्य, लेकिन ख नंबर पे दिया है व्याकरण। तो यहाँ पे जो इसका दूसरा पॉइंट है तो हम इसको मानेंगे, ठीक है। यहाँ थोड़ी संस्कृत साहित्य की। तो देखिए एक व्याकरण तत्व ये है और एक व्याकरण ये है। तो हिंदी व्याकरण में क्या हम पढ़ेंगे? हिंदी की वर्तनी, संधि, समास, लिंग, वचन, कारक, विराम चिन्हों का प्रयोग और पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ेंगे, और वाक्य शुद्धि, मुहावरा, लोकोक्ति, इतना जो है हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद संस्कृत साहित्य अगर हम देखें, संस्कृत साहित्य में कुछ मुख्य जो प्रमुख आपके आचार्य हैं संस्कृत के, उनको हम लोग टीजीटी पीजीटी में पढ़ते हैं, क्योंकि अनिवार्य संस्कृत हमें वहाँ पर पढ़नी पड़ती है 9वीं 10वीं में। और अगर देखें तो 11वीं और 12वीं में भी संस्कृत का भाग रहता है। तो संस्कृत साहित्य में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रमुख रचनाकार पढ़ेंगे, और उनकी क्या पढ़ेंगे? रचनाएं। कौन कौन से रचनाकार आपको पढ़ना है? आपको भास को पढ़ना है, कालिदास, भारवी, माघ, दंडी, भभूति, श्रीहर्ष, मम्मट, विश्वनाथ और राजशेखर। इतने जो हमारे रचनाकार हैं ये संस्कृत साहित्य के हैं, जिनकी हमें रचनाएं पढ़नी है और उन कवियों का थोड़ी बहुत परिचय। इसके बाद संस्कृत व्याकरण में हमें पढ़ना है संधि। देखिए संधि यहाँ भी पढ़ेंगे, तो ये हिंदी व्याकरण की होगी, ये संस्कृत व्याकरण की। इसमें स्वर संधि आपको पढ़ना है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इसका मतलब पूरी संधि हो गई। समास, विभक्तियां, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप और काल अनुवाद। यह है पाठ्यक्रम पीजीटी का था। आपको देखने में बहुत छोटा सा लग रहा है, लेकिन जब आप इसको पूरा कवर करेंगे तो ये बहुत विशाल है। क्योंकि जब कोई बात सीधे तौर पे एक हेडिंग में कही जाती है तो वो उसके अंदर कितना विशाल जो है कंटेंट होता है, उसकी हम लोग खुद उसको व्याख्या नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। लेकिन जब उसी के अंदर हम पॉइंट बाय पॉइंट अगर बात रख देते हैं तो वो ज़्यादा आसान हो जाती है, क्योंकि यही से प्रश्न आएगा। अब हम आपको, ये तो पीजीटी का सिलेबस था जैसा कि हमने बताया। अब हम चाहते हैं कि आप जो है पाठ्यक्रम टीजीटी का भी देखें कि टीजीटी और पीजीटी के पाठ्यक्रम में कितना अंतर है। अगर उसमें आपको अंतर ज़्यादा महसूस हो रहा है तो आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा विशेष अंतर आपको नहीं मिलेगा। हाँ, अब आप देखेंगे टीजीटी और पीजीटी में, ये देखिए हमने दोनों एक तरफ से लगा दिया है। ये अगर आप यहाँ पर देखें इनका
जो है तुलना करें दोनों की कि इसमें अंतर कितना है। टीजीटी मतलब पीजीटी और टीजीटी, ये आपका क्या है, टीजीटी है, टीजीटी, और ये आपका पीजीटी का है, पीजीटी। ये दो पाठ्यक्रम है आपके। अब देखिए इसका जो हमने अभी आपके सामने विश्लेषण किया कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, और अगर देखें इसमें तो हिंदी साहित्य का इतिहास इसमें भी पढ़ना है और टीजीटी में आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है। इसमें आदिकाल आपको बताया, यानी आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां बताई, यहाँ केवल आदिकाल कह दिया उसने, मतलब सब कुछ पढ़ना है। यहाँ भक्ति काल बोला तो यहाँ पर भी भक्ति काल है, और यहाँ देखा आपने संत काव्य पढ़ना है तो यहाँ भी संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य। तो इसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, जितना आपको टीजीटी में पीजीटी में पढ़ना है उतना टीजीटी में भी पढ़ना है। गद्य में अगर देखें तो निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना। अगर टीजीटी में देखें निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी पढ़ना है आपको। हाँ, इसमें एक विधा नहीं दी गई, कौन सी, आलोचना। यहाँ पर आपकी आलोचना, वही तो बात हो गई। ये विश्लेषणात्मक प्रश्न आते हैं इसके अंदर, और उसके अंदर तथ्यात्मक आते हैं। इसके बाद अगर देखें आप तो जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, गद्य साहित्य, तो गद्य काव्य। इसी प्रकार इसमें भी आपके देखे दिया है जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा, रेखाचित्र, तो यहाँ भी आपका सेम है। आगे देखिए काव्य शास्त्र, यहाँ अवयव, भेद, रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्तियाँ पढ़ रहे थे। अगर हम यहाँ पर काव्य के भेद देखें तो अवयव भेद, छंद, अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, काव्य गुण, काव्य दोष। तो यहाँ पे ये समझ में आपको आ गया कि हम लोगों को अलंकार पर ज़्यादा विशेष ध्यान देना है, क्योंकि अलंकार को इन्होंने अलग अलग बोल दिया टीजीटी में अलंकार से ज़्यादा प्रश्न आएंगे। इसमें अगर देखें तो यहाँ पर आपको हमने बताया था भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान केवल पीजीटी में पूछा जाता है, किसमें, पीजीटी में, और टीजीटी में भाषा विज्ञान का कोई भाग नहीं होता। हाँ, अब इसमें देखें भाषा विज्ञान की जगह आप देख लीजिए, जब ये काव्य पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, उसी के सामने इन्होंने दे दिया है कि हमें हिंदी की बोलियां भी भाषाएं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि सिलेबस को उन्होंने थोड़ी कट कर दिया, देखिए तो उन्होंने संक्षेप में बोल दिया जो हमारा पाठ्यक्रम है कि यहाँ पर कायदे से अगर होना चाहिए भाषा विज्ञान की बात, तो भाषा विज्ञान की बात ना कहे कि केवल बोला हिंदी की बोलियां, विभाषाएं, हिंदी शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियाँ, देवनागरी लिपि, नामकरण और उसकी त्रुटि सुधार। ये किसके अंदर पूछ लेंगे, काव्य के अंदर ही पूछ लेंगे। आगे अगर देखिए व्याकरण, इसमें भी व्याकरण है और इसमें व्याकरण, लेकिन दोनों के व्याकरण में आप देखेंगे इसमें आपको संधि पढ़ना है, समास पढ़ना, लिंग, वचन, कारक और विराम चिन्हों को। इसमें अगर देखें लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, वर्तनी, वाक्य शुद्धिकरण, और इसके बाद पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। तो मतलब ये भी आपका पाठ्यक्रम सेम है। संस्कृत में अगर देखें तो संस्कृत यहाँ भी पढ़ रहे हैं और संस्कृत साहित्य यहाँ भी पढ़ रहे हैं। यहाँ जो रचनाकार कितने दिए हैं, कालिदास एक, भवभूति, भारवी, माघ, दंडी और हर्ष, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, केवल 6 यहाँ पर पढ़ना है। लेकिन अगर यहाँ की हम बात करते हैं पीजीटी की, तो पीजीटी में आप देखें संस्कृत साहित्य में भास, कालिदास, भारवी, माघ, दंडी, भवभूति, श्रीहर्ष, मम्मट, विश्वनाथ, राजशेखर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मतलब यहाँ हमें 6 पढ़ने हैं टीजीटी में, और पीजीटी में जो हमें पढ़ना है वो कितने कवियों को पढ़ना है, संस्कृत के 10। अगर हम संस्कृत व्याकरण की बात करते हैं तो संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, समास, विभक्ति और उपसर्ग। इसी प्रकार अगर यहाँ देखें संधि में तो अब स्वर संधि, व्यंजन संधि पढ़ना है। और आगे देखिए विसर्ग संधि, मतलब टीजीटी में विसर्ग संधि नहीं है, पीजीटी में आपकी विसर्ग संधि पूछने की बात कही गई है। यहाँ पर यह देखें केवल विसर्ग बोल दिया इसने यहाँ पर। इसके बाद अगर हम देखते हैं
शब्द रूप, धातु रूप और कारक का प्रयोग। अनुवाद भी आपका ग नंबर में इसमें दिया, लेकिन अनुवाद यहाँ पर किस में दे दिया, काल अनुवाद दे दिया है व्याकरण के अंतर्गत संस्कृत में। तो ये आपका पाठ्यक्रम है टीजीटी और पीजीटी का। इसी पाठ्यक्रम को हम आधार लेकर के इसकी पॉइंट टू पॉइंट आपको डेली रिवीजन क्लास के रूप में आपके पास क्लासें आएंगी, और जो क्लास प्रारंभ होंगी वो आदिकाल से लेकर के पहले हम नई कविता तक आएंगे। इसके बाद हम गद्य साहित्य, काव्य साहित्य, भाषा विज्ञान, व्याकरण और संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। अगर आपको यह पाठ्यक्रम समझ में आया हो तो एक बार जरूर वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपको फास्ट रिवीजन क्लास में जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप हमारी डेली क्लासें प्राप्त कर सकेंगे। हम ये आपको निश्चित वादा करते हैं कि आपका पूरा रिवीजन कराने का पूरा हम प्रयास करेंगे। तो अब हम पहला वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।